प्रिय विद्यार्थियों, हम रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने 46 तक के पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रसंग 47 पद्य से लेकर 52 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि महाकवि कालिदास बताते हैं, राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं और उस आश्रम की ओर जाते समय जो प्रकृति के सुरम्य दृश्य हैं उनका वर्णन कवि कालिदास के द्वारा किया जाता है। इसी प्रसंग में कवि ने वर्णन किया है कि राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा ने वशिष्ठ आश्रम तक की यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण की। उस यात्रा में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। इसी प्रसंग में कवि कालिदास कहते हैं, तत् तद भूमिपति पत्नी दर्शयन प्रिय दर्शनः अपि लंघितम अध्वानम बुबुदे न बुधोपमेः। अर्थात बुधोपमेय विद्वान की तरह प्रिय दर्शनः सुंदर आकृति वाले भूमिपति राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के लिए तत् जो मार्ग में स्थित पेड़ पौधे, सरोवर के सुंदर कमल, पशु पक्षी इत्यादि विविध दृश्यों को दर्शन अपि दिखलाते हुए लंघितम यात्रा को या मार्ग को कब पूर्ण कर लिया न बुबुदे यह ज्ञात भी नहीं हो पाया। अर्थात कहने का भाव यह है कि विद्वानों के समान सुंदर आकृति वाले राजा अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप करते हुए वशिष्ठ आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उस मार्ग में जो दृश्य उन्हें दिखाई दे रहे थे, चाहे वह किसी पेड़ पौधे का हो या सरोवर के कमलों का हो या पशु पक्षी इत्यादि जो भी उनके मार्ग में आ रहे थे, उन सुरम्य दृश्यों का वर्णन करते हुए वह कब वशिष्ठ आश्रम की ओर पहुंच गए इस बात का उन्हें मालूम भी नहीं हुआ। अर्थात मार्ग जन्य जो थकान है वो उनका उन्हें बोध भी नहीं हुआ और इस प्रकार सुखपूर्वक उन्होंने वशिष्ठ आश्रम तक की यात्रा पूर्ण की। स दुष्प्राप्याशः प्रापद आश्रमं श्रान्तवहन सायं संयमिनस्तस्य महर्षि महिषी सखः। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि महारानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में यात्रा पूर्ण करके सायंकाल के समय पहुंच गए हैं। तो उसी दृश्य का, उसी विषय का यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं, दुष्प्राप्यशः अर्थात दुर्लभ कीर्ति वाले, श्रांतवाहना थके हुए घोड़ों वाले, महिषी सखे अपनी महारानी अपनी पटरानी सुदक्षिणा सहित सायं वह राजा दिलीप सायं शाम के समय सायंकाल में संयमिनः नियम यम इत्यादि से जीवन यापन करने वाले तस्य उस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रापत पहुँच गए। अर्थात कहने का भाव यह है कि महाकवि कालिदास कहते हैं कि दुर्लभ कीर्ति से युक्त और जिनके की घोड़े पूर्णतया थक चुके हैं, जो अपनी पत्नी के साथ हैं, ऐसे जो महाराज दिलीप हैं वह सायंकाल के समय महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए हैं। महर्षि वशिष्ठ के विषय में कहा है कि वह कैसे हैं, संयमी हैं, अर्थात
नियम पूर्ण जीवन यापन करने वाले हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वह सायंकाल में पहुंच जाते हैं। वनांतरात उपाव्रते समित कुशफलारहि पूर्यमानं दृश्याग्नि प्रत्युद्याते तपस्विभिः। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के सुंदर परिदृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार का वहाँ का वातावरण है, कैसी वहाँ स्थिति है, उसका यहाँ इस पद्य में वर्णन किया गया है। वनांतरात अर्थात दूसरे वन प्रदेश से उपाव्रते लौटकर आने वाले समित कुशफलारहि समिदा कुश और फल लेकर लाने वाले अदृश्य अग्नि प्रत्युद्याते ही यज्ञ की अदृश्य अग्नियों के द्वारा अभिनंदित तपस्वी भी तपस्वियों से पूर्यमानम परिपूर्ण वह महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब राजा दिलीप और सुदक्षिणा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे तो वशिष्ठ का आश्रम कैसा था, वहाँ के वातावरण का, वहाँ के परिदृश्य का वर्णन यहाँ पर कवि कालिदास ने किया है। वो बताते हैं कि अन्य वनों से लौटकर वहाँ पर ऋषि आए हैं और वो समीदा कुश फल इत्यादि लेकर आए हैं। यज्ञ की अदृश्य अग्नि के द्वारा मानो उनका सम्मान किया जा रहा है। ऐसे तपस्वियों से वह आश्रम परिपूर्ण था। आकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उटज द्वार रोधिभिः अपत्यैर इव निवार भाग देयो चितै मृगैः। यहाँ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पवित्रता, पावनता, दिव्यत्व का वर्णन कवि कालिदास के द्वारा किया गया है और उसी का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं निवार भाग देहो चितई अर्थात निवार धान्य के भाग को प्राप्त करने के अभ्यस्त उटज द्वार रोधी भी पर्ण कुटीर के द्वार को रोकने वाले अर्थात पर्ण कुटीर के द्वार पर पालित पोषित मृगई मृग ऋषि पत्नी नाम ऋषि पत्नियों के द्वारा अपत्ययी संतान के समान माने गए हैं। ऐसे उन मृगों से आकीर्णम व्याप्त जो महर्षि वशिष्ठ हैं उनका आश्रम था। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब राजा दिलीप और सुदक्षिणा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि पर्ण कुटीर के द्वार पर मृगों का समूह दिखाई दे रहा है। वह मृग कैसे थे, जो कि ऋषि पत्नियों के द्वारा जिनको निवार धान्य दिया गया था और अपनी संतान के समान जिनका पालन पोषण किया गया था, ऐसे उन मृगों से वह वशिष्ठ ऋषि का आश्रम व्याप्त था। ऐसे उस वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में वे दोनों शाम के समय पहुंचते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि के द्वारा प्राकृत जीवों और दृश्यों के प्रति अपने अनुराग व प्रेम को व्यक्त किया गया है। ऋषियों और मुनियों की पत्नियां निवार धान्य को अपनी मुट्ठियों से बिखेरकर मृग शावकों का पालन पोषण किया करती थीं और इस प्रकार उनकी मातृवत्सलता वन्य जीव जंतु के प्रति प्रेम को यहाँ पर कवि कालिदास ने व्यक्त किया है। सेकांते मुनि कन्याभिस्तच्छनोज्जित वृक्षकम विश्वासाय व्यंगनानाम आलवालाम उपायिनाम। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास ऋषि और तपस्वियों
मुनि कन्याओं के नैतिक आचरण का वर्णन यहाँ पर करते हुए कहते हैं, सेकांते अर्थात जल सिंचन के पश्चात मुनि कन्या भी मुनि की कन्याओं के द्वारा आलवालम अम्बु पाइनाम, आलवालम अम्बु अर्थात कोमल पत्तों के ऊपर सिंचाई करते समय बड़ी जल बिंदुओं को पाइनाम पीने वाले, विहंगा नाम पक्षियों के पक्षियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए तत्क्षणम शीघ्र ही उज्जितम वृक्षकम पेड़ पौधों की समीपता को छोड़ दिया जाता था। ऐसे वह वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। अर्थात कहने का भाव यह है कि महारानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने देखा कि पेड़ पौधों में जल सिंचन के बाद मुनि कन्याएं वहाँ पर उस स्थान को तत्काल छोड़ देती थी, क्योंकि वो देखती थी कि वहाँ जो जल बिंदु हैं उनको पीने के लिए पक्षी आ रहे हैं और उनमें विश्वास बना रहे, इसलिए वह उन पेड़ पौधों को शीघ्र वहाँ से छोड़ दिया करती थी। इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत पद्य में कवि के द्वारा प्रकृति का बड़ा सुरम्य चित्रण करते हुए प्रकृति प्रेम को भी अभिव्यक्त किया गया है कि आश्रम के पेड़ पौधों की सिंचाई करना भी तपस्या का ही एक अंग होता है। इस प्रकार यहाँ प्रकृति के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करना कवि कालिदास का महत्वपूर्ण कार्य लक्ष्य परिलक्षित होता है। आतपात्य संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगै वर्तित रोमरथम उटज आंगन भूमिषु। कवि कालिदास कहते हैं कि आतपश्य सूर्य के छिप जाने पर, सूर्यास्त हो जाने पर, अत्यय आतपश्य अत्यय अर्थात सूर्यास्त हो जाने पर, संक्षिप्त निवारासु निवार धान्य को एकत्र कर दिया गया है, उटज आंगन भूमिषु और पर्ण कुटीर के भूमि पर निषादिभी मृगे ही बैठे हुए मृगों के द्वारा वर्तित रोमनथम जुगाली करते हुए जुगाली की जा रही थी। ऐसे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को दिलीपो अपश्यत राजा दिलीप ने देखा। अर्थात कहने का भाव यह है कि सूर्यास्त हो गया था और उस समय निवार धान्य को एक स्थान पर एकत्रित कर लिया गया था तथा पर्ण कुटीर के आंगन की भूमि पर बैठे हुए हिरणों के द्वारा वहाँ जुगाली की जा रही थी। ऐसे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को महाराज दिलीप देखते हैं जब वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचते हैं। कहने का भाव यही है कि ऋषियों और मुनियों के आश्रम के वास्तविक स्वरूप का चित्रण कवि कालिदास के द्वारा यहाँ किया गया है। आश्रम वासियों के विश्वास को प्राप्त करके ही उन पर्ण कुटीर के आंगन में बैठे हुए मृग आदि वन्य जीव जंतु चिंता रहित होकर वहाँ पर भ्रमण करते हैं, जुगाली करते हैं, निश्चिंत होकर रहते हैं। प्रस्तुत पद्य में जब यही बतलाया गया है कि किस प्रकार सायंकाल के समय जब राजा दिलीप अपनी पत्नी सहित वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के सुरम्य दृश्य को देखते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं कि किस प्रकार के पवित्र तपस्वियों से वे युक्त हैं। वहाँ मृग आदि निश्चिंत होकर भ्रमण कर रहे हैं और ऋषि पत्नियों के द्वारा उनका पालन पोषण अपने पुत्र संतान के समान किया गया है। ऋषि कन्याएं वृक्ष आदि को जल सींचती हैं, उनमें जल आदि देती हैं
इस प्रकार प्रकृति प्रेम व पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी कवि कालिदास के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ मृग वहाँ पर बैठकर जुगाली कर रहे हैं, तो आश्रम के शांत वातावरण की झलकी भी यहाँ पर दिखलाई गई है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।